हे एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सेक्शन 24 अनपेड डिविडेंड अकाउंट के बारे में बताऊंगी। ये मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, बट पहले हम लोग डिटेल में देख लेते हैं, फिर फ्लो चार्ट से हम लोग रिवाइज कर लेंगे लास्ट में। ओके, सबसे पहले अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड टू बी ट्रांसफर्ड टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट। अनपेड डिविडेंड अकाउंट क्या होता है? मान लो किसी शेयर होल्डर ने अपना डिविडेंड क्लेम नहीं किया कंपनी से, तो कंपनी वो डिविडेंड का अमाउंट को अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है। ओके, सो सबसे पहले है इसमें अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड टू बी ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट। ठीक है, वेयर अ डिविडेंड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी। कंपनी ने ना डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है, कंपनी हमारी डिविडेंड डिक्लेयर कर चुकी है, ठीक है, बट हैज़ नॉट बीन पेड और क्लेम्ड विद इन 30 डेज। लेकिन किसी ने आके उस डिविडेंड को क्लेम नहीं किया है। 30 दिन हो गया उस बात को, ठीक है, 30 दिन हो गया, बट अभी तक कोई आया नहीं, कोई शेयर होल्डर आया नहीं है अपने डिविडेंड को क्लेम करने के लिए। 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, फ्रॉम डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, ठीक है। तो फिर ना कंपनी 7 दिन के अंदर अंदर, तो कंपनी 7 डेज़ में, विद इन 7 डेज़ में अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगी उसका वो अमाउंट को। ओके, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, बट शेयर होल्डर ने अभी तक उसे क्लेम नहीं किया है, ठीक है, बट शेयर होल्डर ने बट हैज़ नॉट बीन claimed within 30 days from the date of declaration, ठीक है। तो फिर द कंपनी शैल विद इन 7 डेज, तो कंपनी को 7 दिन के अंदर अंदर उस अमाउंट को अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है। ओके, तो वही मैंने यहाँ लिखा है, देखो। सबसे पहले डिविडेंड हम कंपनी ने डिक्लेयर किया, तो 5 दिन के अंदर अंदर उसको सेपरेट बैंक अकाउंट में, शेड्यूल बैंक में ट्रांसफ़र कर दी है कंपनी ने। उसके बाद डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर कोई भी अमाउंट को क्लेम नहीं किया है, तो फिर अनपेड डिविडेंड जो है, ये 30 दिन ख़त्म होने के बाद जो भी अनपेड डिविडेंड है वो 7 दिन के अंदर अंदर कंपनी को डिपॉजिट करना होता है अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, ठीक है। नेक्स्ट, प्रिपेयरिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अनपेड डिविडेंड। उसके बाद कंपनी को स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करना होता है, स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करना होता है विद इन 90 डेज। कंपनी ने डिपॉजिट कर दिया है अनपेड डिविडेंड को अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, अभी 90 दिन के अंदर अंदर विद इन 90 डेज ऑफ ट्रांसफरिंग एनी अमाउंट, विद इन 90 डेज ऑफ ट्रांसफरिंग एनी अमाउंट to unpaid dividend account, the company shall prepare a statement। वो स्टेटमेंट में क्या क्या कंटेन होगा, लाइक प्रिपेयर स्टेटमेंट कंटेनिंग नेम, लास्ट नोन एड्रेस और द अमाउंट ऑफ अनपेड डिविडेंड टू बी पेड टू ईच पर्सन एंड प्लेस सच स्टेटमेंट इन इट्स वेबसाइट और एनी अदर वेबसाइट जो कि अप्रूव्ड किया गया है सीजी के थ्रू। ओके, ठीक है। उसके बाद पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इफ़ डिफ़ॉल्ट इज़ मेड इन ट्रांसफरिंग द अमाउंट। अगर कंपनी ने कोई भी डिफ़ॉल्ट किया इस अमाउंट को ट्रांसफ़र करने में, 7 दिन के अंदर अंदर या तो ट्रांसफ़र नहीं किया, ट्रांसफ़र ही नहीं किया, कुछ भी डिफ़ॉल्ट किया, तो क्या होगा, ठीक है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इफ़ डिफ़ॉल्ट इज़ मेड इन ट्रांसफरिंग द अमाउंट। अगर तो फिर कंपनी को 12% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट पे करना होगा। ओके, इफ़ एनी डिफ़ॉल्ट इज़ मेड इन ट्रांसफरिंग द टोटल अनपेड अमाउंट और एनी पार्ट देयर ऑफ टू द अनपेड डिविडेंड अकाउंट, द कंपनी शैल पे फ्रॉम द डेट ऑफ सच डिफ़ॉल्ट।
उस डेट जिस डेट से डिफ़ॉल्ट स्टार्ट हुआ है, फ्रॉम द डेट ऑफ सच डिफ़ॉल्ट, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम ऑन द अमाउंट नॉट सो ट्रांसफर टू द सेड अमाउंट। ठीक है, interest accruing on such amount shall be ensured to be available in the benefit of the member of the company in proportion to the amount remaining unpaid to them. Okay, next is claimant to apply for payment of claimed amount। ठीक है, claimant to apply for payment of claimed amount। मान लो किसी पर्सन ने इस 30 डेज़ के अंदर अंदर अपने डिविडेंड को क्लेम नहीं किया और हमारा वो डिविडेंड अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद वो इंसान आता है, उस शेयर होल्डर को याद आता है, अच्छा मुझे तो मेरे डिविडेंड को भी लेना था, तो वो आता है कंपनी के पास। एनी पर्सन क्लेमिंग टू बी इंटाइटल्ड टू एनी मनी ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अमाउंट मे अप्लाई टू द कंपनी कंसर्न फॉर पेमेंट ऑफ मनी सो क्लेम्ड। तो वो शेयर होल्डर या एनी पर्सन जिसका पैसा ट्रांसफ़र हो गया है अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, दैट पर्सन कैन अप्लाई टू द कंपनी फॉर पेमेंट। ठीक है, दैट पर्सन कैन अप्लाई टू द कंपनी फॉर पेमेंट ऑफ द मनी सो क्लेम्ड। ठीक है, फॉर पेमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ अनक्लेम्ड अमाउंट टू इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। Any money transferred to the unpaid dividend account which remain unpaid or unclaimed for 7 years from the date of such transfer shall be transferred by the company along with interest accrued thereon to the investor education and protection fund. Look, कंपनी ने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया डिविडेंड अकाउंट में, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जो भी अनपेड अमाउंट था उसको। ठीक है, 7 ईयर्स हो चुका, कोई भी शेयर होल्डर, कोई भी पर्सन नहीं आया है अपने अमाउंट को लेने के लिए। तो फिर आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 7 ईयर कंपनी को उस अमाउंट को ट्रांसफ़र करना होगा IEPF फंड में। ओके, एंड फर्दर द कंपनी शैल सेंड अ प्रिस्क्राइब्ड स्टेटमेंट। ट्रांसफ़र करने के बाद IEPF फंड में ट्रांसफ़र करने के बाद कंपनी कैन सेंड कंपनी हैव टू सेंड। ठीक है, कंपनी शैल सेंड अ प्रिस्क्राइब्ड स्टेटमेंट जिसमें कि डिटेल रहेगा सच ट्रांसफ़र टू IEPF फंड में। इस स्टेटमेंट में डिटेल रहेगा कि कंपनी ने वो अमाउंट को जो भी अनपेड डिविडेंड अकाउंट में था उसको IEPF में ट्रांसफ़र कर दिया है, और वो अथॉरिटी IEPF अथॉरिटी सेल इशू अ रिसिप्ट टू द कंपनी एज एविडेंस ऑफ सच ट्रांसफ़र। फिर IEPF अथॉरिटी भी एक रिसिप्ट इशू करेगी कंपनी को, जो रिसिप्ट एक्ट करेगा एज अ एविडेंस कि हाँ IEPF अकाउंट में कंपनी ने पैसा डिपॉजिट कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रांसफ़र ऑफ शेयर टू IEPF अकाउंट। ठीक है, शेयर होल्डर ने डिविडेंड नहीं क्लेम किया। मान लो शेयर होल्डर ने कोई ऐसा शेयर है, ठीक है, कोई ऐसा शेयर है जिसमें 7 ईयर्स हो गया और अभी तक कोई भी डिविडेंड क्लेम करने कोई आया ही नहीं, तो वो शेयर भी IEPF में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ओके, 7 कॉन्जिक्यूटिव ईयर, लगातार 7 ईयर्स तक कोई नहीं आया। ओके, ऑल शेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच डिविडेंड हैज़ नॉट बीन पेड और क्लेम्ड फॉर 7 कॉन्जिक्यूटिव ईयर और मोर शैल बी ट्रांसफर बाय द कंपनी इन नेम ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अलॉन्ग विद द स्टेटमेंट कंटेनिंग द प्रिस्क्राइब डिटेल। यहाँ पे भी कंपनी को स्टेटमेंट के साथ ही फाइल करना है जिसमें कि सब कुछ डिटेल वगैरह रहेगा रिलेटेड टू अमाउंट। ओके, और अगर मान लो 7 साल के बीच में 3rd ईयर में कोई भी इंसान, मतलब कोई पर्सन आके डिविडेंड क्लेम कर लिया है उस शेयर पे, तो फिर वो शेयर ट्रांसफ़र नहीं होगा हमारा IEPF फंड में। ओके, राइट ऑफ ओनर ऑफ ट्रांसफ़र शेयर टू रिक्लेम। मान लो IEPF फंड में हमारा ट्रांसफ़र हो चुका है शेयर्स या फिर डिविडेंड, तो फिर जो भी ओनर है शेयर का वो वापस आके
क्लेम कर सकता है अपनी शेयर्स को या डिविडेंड को from IEPF fund. Okay, any claimant of share so transfer to IEPF shall be entitled to reclaim the transfer share from the Investor Education Protection Fund in accordance with the prescribed procedure and on submission of prescribed documents. Okay, lastly, punishment for contravention. मान लो कंपनी ने कुछ गड़बड़ कर दिया रिगार्डिंग अनपेड डिविडेंड अकाउंट के, तो फिर क्या होगा? इफ़ अ कंपनी फेल्स टू कंप्लाई विथ एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेक्शन, तो कंपनी शैल बी लाइबल टू पे अ पेनल्टी। कंपनी पे कितना लगेगा? कंपनी पे लगेगा 1 लाख रुपी। और अगर कंटिन्यू चल रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, तो 100 रुपी पर डे और मैक्सिमम 10 लाख तक जा सकता है। और एवरी ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट में जो भी डिफ़ॉल्ट में जुड़ा हुआ है उसको, उसके ऊपर पेनल्टी लगेगा 25,000 रुपी। और अगर कंटिन्यू चल ही रहा है ये घपला, तो फिर 100 रुपी पर डे। और ये मैक्सिमम माना जा सकता है ऑफिसर के केस में 2 लाख रुपीस तक। ओके, एक बार देख ले कितना पेनल्टी लगेगा। कंपनी के ऊपर 1 लाख लगेगा, और अगर कंटिन्यू चल रहा है तो 100 रुपी पर डे के हिसाब से लगता रहेगा, और मैक्सिमम 10 लाख तक जाएगा। ओके, नेक्स्ट, ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट में कितना लगेगा? 25,000 लगेगा पर डे। 100 रुपीज़ अगर चलता है, कंटिन्यू है डिफ़ॉल्ट, तो पर डे 100 रुपीज़ लगेगा, और मैक्स टू मैक्स 2 लाख तक जाएगा। ओके, एक बार रिकैप ले ले फ्लो चार्ट से। सबसे पहले अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो विद इन 5 डेज़ उसको सेपरेट बैंक अकाउंट जो कि शेड्यूल बैंक में ओपन होना चाहिए उसमें ट्रांसफ़र कर देना है। मान लो कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया और किसी शेयर होल्डर ने उसको क्लेम नहीं किया है विद इन 30 डेज़, तो फिर जो भी अनपेड डिविडेंड रहेगा वो 7 दिन के अंदर अंदर कंपनी को डिपॉजिट करना है अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। ठीक है, और फिर विद इन 90 डेज़ एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है जिसमें शेयर होल्डर का नाम, लास्ट नोन एड्रेस, अनपेड डिविडेंड अकाउंट के बारे में सब कुछ लिखा होना है। ठीक है, और अगर कंपनी ने ऐसा कुछ नहीं किया तो फिर कंपनी पे इंटरेस्ट लगेगा फ्रॉम द डेट ऑफ डिफ़ॉल्ट से इंटरेस्ट लगेगा 12% पर एनम। ठीक है, और ये जो स्टेटमेंट कंपनी ने प्रिपेयर किया था उस स्टेटमेंट को कंपनी को अपने वेबसाइट पे पोस्ट करना है, और एनी अदर वेबसाइट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है। ठीक है, और अनपेड डिविडेंड अकाउंट में 7 साल तक पैसा रखा हुआ है और कोई भी उसे क्लेम नहीं किया, तो जो भी पैसा रहेगा उसको आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 7 ईयर्स ट्रांसफ़र कर देना है IEPF फंड में अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। ओके, और अगर कोई भी डिफ़ॉल्ट की है, कंपनी ने कोई भी डिफ़ॉल्ट की है, तो फिर पेनल्टी लगेगा कंपनी पे 1 लाख रुपीज़, और 100 रुपीज़ पर डे के अकॉर्डिंग मैक्सिमम 10 लाख तक जाएगा। और एवरी ऑफिसर एंड डिफ़ॉल्ट के केस में 25,000 रुपीज़ लगेगा, और 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से अगर कंटिन्यू है डिफ़ॉल्ट तुम्हारा, मैक्सिमम 2 लाख तक जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, बाय बाय।